हेलो स्टूडेंट। अध्याय 5 पूर्ति की अवधारणा पार्ट 2। हम इससे पहले वाले वीडियो में पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व तथा पूर्ति का नियम पढ़ चुके हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, और जब कीमत घट जाती है तो पूर्ति भी घट जाती है। तो इस तरह से वस्तु की कीमत और पूर्ति समान दिशा में गतिशील होती है और इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होता है। आज पूर्ति के नियम की मान्यताओं से शुरू करेंगे। पूर्ति के नियम की मान्यताओं में फर्स्ट है, वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर है। यदि जो वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं उस उत्पादित वस्तु में लगने वाले साधन की पूर्ति बढ़ जाएगी तो जो वस्तु विशेष है उसकी भी पूर्ति बढ़ जाएगी, और साधनों की अगर पूर्ति कम हो जाएगी तो वस्तु विशेष है उसकी भी पूर्ति कम हो जाएगी। इसलिए जो पूर्ति है, उत्पादन साधनों की जो पूर्ति है वह स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद है कीमतें। अगर जो उत्पादन साधनों की जो कीमत है वह बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ने से जो वस्तु विशेष है उसकी जो लागत है वह बढ़ जाएगी। अब लागत बढ़ने से क्या होगा? लागत बढ़ने से जो उत्पादन करता है उसको वह वस्तु महंगी लगेगी, क्योंकि वह महंगी उत्पादित हुई है तो हो सकता है वह उसकी पूर्ति घटा दे, और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसलिए जो वस्तु विशेष के जो उत्पादन साधन हैं उनकी पूर्ति और कीमतें दोनों स्थिर रहनी चाहिए। सेकंड है, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर है। अगर उत्पादनकर्ता अच्छी तकनीक काम में लेगा तो तकनीक अच्छी काम में लेने से उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, और तकनीक अच्छी नहीं काम में लेने से पूर्ति घट जाएगी। तो जो तकनीक है वह स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु विशेष के प्रति क्रेता और विक्रेता दोनों की ही रुचि स्थिर है। अगर विक्रेता मान लीजिए एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों को ही उत्पादित कर रहा है, अब उसकी रुचि एक्स वस्तु में नहीं रही और वह सभी वाई वस्तु को उत्पादित करने लग जाता है, तो मार्केट में क्या होगा कि एक्स वस्तु है उसकी पूर्ति घट जाएगी और जबकि वाई वस्तु है उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के प्रति जो क्रेता और विक्रेता है किसी वस्तु विशेष के प्रति उनकी रुचि स्थिर रहनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि किसी एक वस्तु विशेष के प्रति जो पूर्ति है वह बढ़ जाएगी। इसके बाद है, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। वस्तु विशेष की जो पूर्ति है वह विभाज्य होनी चाहिए। कि अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं एक्स और वाई, तो हम एक्स से जो साधन है, जो हमारे पास उत्पादन साधन है, हम एक्स से हटाकर उनको वाई में लगा सके और वाई से हटाकर उनको एक्स में लगा सके। तो इस तरीके से वस्तु विशेष की पूर्ति है वो विभाज्य होनी चाहिए, मतलब उनका विभाग हम कर सके, उनको विभाजित कर सके। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर है। अगर वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो हो सकता है जो पहले जो उपभोक्ता है उस वस्तु को खरीद रहा था, अब उसकी कीमतें बढ़ने से वह क्या होगा, दूसरी वस्तुओं पर आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु जो मार्केट में जिसकी कीमत स्थिर है उसकी उस पर ना जो दूसरे क्रेता है अगर उस पर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी कीमत स्थिर है, तो जो क्रेता है जो पहले दूसरी वस्तु को खरीद रहे थे अब वो उस वस्तु को खरीदने लग जाएंगे, तो मार्केट में उसकी पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो वस्तु विशेष से संबंधित वस्तु हैं उनकी कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद है 6 पॉइंट, सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुदान स्थिर है। अगर सरकार अपने कर की दर बढ़ा दे तो कर की दर बढ़ाने से जो उत्पादन की लागत है वह बढ़ जाएगी, और उत्पादन की लागत बढ़ने से जो उत्पादन करता है लागत बढ़ने से हो सकता है वो अपनी पूर्ति घटा दे। इसलिए जो अनुदान और जो कर है उनकी दर स्थिर रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर है। अगर मान लीजिए कि कोई कृषिगत पदार्थ है वो किसी पर्टिकुलर मौसम में या में उत्पादित किया जाता है, अगर उसी मौसम में उत्पादित किया जाएगा तो उस मौसम में उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, बल्कि और अन्य दूसरे जो मौसम होंगे उनमें अगर उसकी पूर्ति कम होती है तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए जो मौसम और जलवायु है उनकी दशाएं स्थिर रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अंत का पॉइंट है वह है, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है।
जो कृषिगत पदार्थ होते हैं उनकी पूर्ति एक निश्चित समय के बाद ही होती है, क्योंकि हम जैसे कोई भी फसल होती है उसको एक निश्चित समय के बाद ही काटा जाता है, तो उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो जाती है। मतलब उसकी कीमत की तुलना हम पहले ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो कृषिगत पदार्थ होते हैं उनकी समयावधि लंबी होती है। अब है पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण कि क्यों पूर्ति का नियम क्रियाशील होता है। ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती है। तो जैसे ही मार्केट में किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो फर्में क्या करेगी, अधिक लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की पूर्ति बढ़ा देगी। तो अधिक लाभ कमाने के लिए जो फर्में होगी वह उसको अधिक मात्रा में बेचने का प्रयास करती है। इसके बाद है ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन। अब जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए कि मार्केट में एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो जो उत्पादक होंगे, जो पुराने उत्पादक है, वो तो क्या करेंगे, पहले ही इस वस्तु की कीमत जो पूर्ति है वो बढ़ा देंगे। अब जो नए उत्पादक होंगे वह भी सोचेंगे कि एक्स वस्तु की क्या हो गई, कीमत बढ़ गई, तो वो भी इस वस्तु से इंस्पायर हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे और इस वस्तु का उत्पादन करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो बाजार होगा उसमें नए उत्पादक आ जाएगा और नए उत्पादकों के आने से जो पहले बढ़ी हुई पूर्ति थी और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ऊंची बाजार की कीमत होने पर नए उत्पादकों का आगमन होता है। मतलब नए जो उत्पादन करता है वह प्रेरित होकर उस वस्तु का उत्पादन करने लग जाते हैं। दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। जो दीर्घकाल होता है वह समय की लंबी अवधि होती है। उसमें सभी जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे भूमि, श्रम और पूंजी, ये सब उत्पादन के साधन होते हैं। अब इन उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है। तो जो दीर्घकाल होता है उसमें सभी साधन की जो पूर्ति होती है वो परिवर्तनशील होती है। अतः जो वस्तु की पूर्ति है उसको बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि दीर्घकाल लंबी अवधि होती है तो वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। पूर्ति अनुसूची का निर्माण पूर्ति नियम के आधार पर किया जा सकता है। तो पूर्ति का नियम क्या है, कहता है कि पूर्ति का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए 10 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, तो एक जो विक्रेता है, जो उत्पादन करता है, विक्रेता नहीं उत्पादन करता है, वह 200 वस्तुओं का बना रहा है। जैसे कीमत 20 रुपये हुई तो वह 400 बनाने लगेगा, कीमत और बढ़ गई तो वह और अधिक वस्तुओं का निर्माण करने लगा, फिर कीमत 40 हुई तो और वस्तु का निर्माण करने लगा। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब कीमत 40 हुई तब तो वह उसको 800 वस्तुओं का निर्माण कर रहा था, जब कीमत घटी तो 600 पे आ गया, फिर कीमत और घटी तो ये पूर्ति का जो नियम है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की जो मात्रा है वह भी बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हम जो बाजार पहले अनुसूची बना लेंगे, उसके बाद में इसका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें अनुसूची दी गई है, इस अनुसूची को देखते हैं कि बिस्किट के पैकेटों की कीमतें दी गई है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और हम ए फर्म दिया गया है। इस ए फर्म में ये दिया गया है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ी तो फर्म ए के द्वारा भी बिक्री बढ़ी और उसके बाद बी फर्म दिया गया है। इन दोनों ही फर्मों को जब हम जोड़ लिया तो ए फर्म और बी फर्म दोनों का योग क्या है, बाजार पूर्ति को बता रहा है, बाजार पूर्ति सप्लाई, मार्केट सप्लाई को बता रहा है। तो हम पहले यहाँ पर ए फर्म का देखेंगे कि ए फर्म है, ए फर्म में जब कीमत 10 रुपये है तो वह 300 की पूर्ति करती है। ये यहाँ पे 200 और 400 के बीच में 300 है। उसके बाद जैसे कीमत 20 रुपये हो गई तो फर्म ने अपनी पूर्ति बढ़ाकर 400 कर दी। इसके बाद कीमत और बढ़ी, 30 रुपये हो गई तो फर्म ने अपनी पूर्ति बढ़ाकर 500 कर दी। तो 400 और 600 के बीच में 500 हो गया। फिर कीमत और बढ़ी, 40 हो गई तो फर्म ने भी अपनी पूर्ति बढ़ाकर 600 कर दी। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ी तो फर्म ने अपनी मात्रा भी बढ़ा दी, पूर्ति मात्रा भी बढ़ाती। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध हुआ। तो ये सप्लाई वर्क है ए फर्म का। इसी तरह से सप्लाई वर्क, ये जो बी पूर्ति अनुसूची है, तो इसी तरीके से ये बी फर्म का भी पूर्ति अनुसूची वर्ग बना लिया जाएगा। तो जैसे ए फर्म का बना है वैसे ही बी फर्म का बनेगा कि 10 रुपये कीमत थी तो
400 पूर्ति थी, 20 रुपये कीमत थी तो पूर्ति हो गई 600, कीमत 30 हो गई तो पूर्ति हो गई 800, कीमत 40 हो गई तो पूर्ति हो गई 1000। तो इस तरीके से जो धनात्मक संबंध है वह पूर्ति वक्र को बता रहा है कि पूर्ति वक्र में कीमत और पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो जब भी पूर्ति अनुसूची वक्र आए तो आप ना पहले तालिका बनाएंगे, उसके बाद में पूर्ति वक्र बनाएंगे। जो पूर्ति का नियम भी अगर आ जाता है तो पूर्ति के नियम में भी अगर ज़्यादा नंबर का आता है, जैसे मान लो 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उस समय भी तालिका के माध्यम से ही वक्र बनाकर पूर्ति के नियम को समझाएंगे। नेक्स्ट है बाजार पूर्ति वक्र। उपयुक्त तालिका के आधार पर दोनों फर्में ए और बी की पूर्ति मात्राओं के योग से प्राप्त कुल बाजार पूर्ति से जो वक्र खींचे जाते हैं उन्हें बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। तो जब आप ए और बी, ए फर्म और बी फर्म दोनों का योग करेंगे तो हमें बाजार पूर्ति प्राप्त होती है। इससे जो वक्र बनेगा वह बाजार पूर्ति वक्र बनेगा। यह व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों के क्षैतिज योग के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये इनका क्षैतिज योग कर लेंगे और उसके द्वारा हम जो बाजार पूर्ति है वह प्राप्त करेंगे। नीचे दिखाए रेखा चित्र में एस एम, अब एस तो यहाँ पे है सप्लाई और एम है मार्केट, तो ये बाजार पूर्ति को बता रहा है। इसका धनात्मक ढाल वस्तु की पूर्ति और पूर्ति मात्रा के बीच प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध को बताता है। तो ये ढाल क्या है? ये जो ढाल है ये धनात्मक है, जो कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों के बीच में धनात्मक संबंध को बताता है। अब हम बाजार पूर्ति वक्र को देखते हैं। तो बाजार पूर्ति वक्र बाजार अनुसूची के माध्यम से बनाया जाता है। तो जब कीमत दोनों फर्मों थी, ए फर्म और बी फर्म, दोनों ही फर्मों का हमने क्षैतिज योग कर लिया। अब इन क्षैतिज योग के द्वारा हमें बाजार कुल पूर्ति प्राप्त हुई है। तो जब कीमत 10 रुपये थी तो जो बाजार पूर्ति थी वह थी 700। तो अब देखो ये 400 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह 500 का है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह 600 का है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह 700 का है। इसके बाद जब 20 रुपये कीमत हुई तो बाजार पूर्ति हो गई 1000। जैसे ही 20 रुपये कीमत हुई तो इन दोनों के मध्य बाजार पूर्ति हो गई 1000। जब कीमत और बढ़ी 30 रुपये हो गई तो बाजार पूर्ति हो गई 1300। जब कीमत और बढ़ी तो बाजार पूर्ति हो गई 1600। इस तरीके से हमने बाजार पूर्ति वक्र को प्राप्त कर लिया, जो सेम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की जैसे ही है, लेकिन ये दो फर्मों के योग के द्वारा बनाया जाता है। हम यही मान के चलेंगे कि बाजार में 2 फर्में ही है। उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर तो बिस्किट पैकेटों की संख्या, तो ये एक्स अक्ष है, इस पर तो बिस्किट पैकेटों की संख्या, और वाई अक्ष पर प्रति पैकेट कीमत को दिखाया गया है। बाजार पूर्ति वक्र एस एम व्यक्तिगत फर्म के पूर्ति वक्र एस ए और एस बी का क्षैतिज योग को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। एक फर्म का पूर्ति वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के सापेक्ष धनात्मक संबंध को बताता है। तो इनके दोनों के मध्य जो संबंध होता है वह धनात्मक होता है, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरी भी बढ़ती है। जैसे कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन केवल उस वस्तु की कीमत जिसकी हम पूर्ति का विश्लेषण कर रहे हैं से होता है, जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो जो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होगा वह केवल उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण होगा, और जबकि पूर्ति वक्र में जो परिवर्तन होगा वह कीमत तो वहाँ स्थिर रहेगी, जबकि परिवर्तन किस में होगा? अन्य कारकों में। जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कच्चे माल की कीमत, विशेष अवसर, तो ये जो भी दिए गए हैं वह सारे अन्य कारक है। जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन, कच्चे माल की कीमत, विशेष अवसर, कर, ये सब अन्य कारक है जिनमें परिवर्तन के कारण से जो पूर्ति वक्र होता है उसमें परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम हम वस्तु की पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को वक्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को पढ़ते हैं। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन 2 तरह से होता है, एक संकुचन और विस्तार। तो पहले हम रेखा चित्र 7.3 का ए पार्ट समझते हैं। तो उपरोक्त रेखा चित्र 7.3 से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति मात्रा 10 किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम हो जाती है, जो पूर्ति मात्रा के विस्तार को दर्शाती है। तो ये जो चित्र है ये बता रहा है कि जब वस्तु की कीमत
कितनी थी? 10 रुपये। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति मात्रा 10 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 30 किलोग्राम हो जाती है। तो जब वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो उसकी मात्रा थी 10। अब कीमत 10 रुपये बढ़ गई तो कीमत के बढ़ने से जो पूर्ति की मात्रा है वह भी उत्पादकों ने बढ़ा दी। तो पहले जब 2 रुपये कीमत थी तो हम ए बिंदु पे थे, अब हम बी बिंदु पे आ गए। तो ए से जो बी का मध्य जो पूर्ति मात्रा बढ़ी है इसको हम विस्तार से कहेंगे। तो ए से बी तक पूर्ति मात्रा विस्तार है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ति मात्रा विस्तार है, जो पूर्ति मात्रा के विस्तार को बताती है, जिसे रेखा चित्र 7.3 में एस एस पूर्ति वक्र के ए से बी बिंदु के मध्य वृद्धि या विस्तार के रूप में दिखाया गया है। इसी का अपोजिट ये नीचे वाला डायग्राम है। इसमें क्या बताया गया है कि वस्तु की कीमत में कमी आने पर उसकी पूर्ति 30 किलोग्राम से घटकर 10 किलोग्राम रह जाती है, जिसे रेखाचित्र 7.4 में एस एस वक्र के बी से ए बिंदु के मध्य कमी या संकुचन के रूप में दर्शाया गया है। अब मान लीजिए जब कीमत 10 रुपये थी तो उत्पादक 30 वस्तुओं का निर्माण कर रहा था, 30 वस्तु बना रहा था। जैसे ही कीमत 2 रुपये हो गई तो उसने पूर्ति घटा दी। तो बी बिंदु से वह कहाँ आ गया? ए बिंदु पे। तो जो बी से ए तक है ना वह संकुचन को बता रहा है, पूर्ति मात्रा में संकुचन को बता रहा है। तो हमने इससे यही समझा कि जब कीमत कम थी तो पूर्ति भी कम थी, अब जब कीमत बढ़ गई तो पूर्ति भी बढ़ गई। तो इस तरीके से हमने जो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन है उसको संकुचन व विस्तार के माध्यम से समझा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्ति वक्र में परिवर्तन या शिफ्ट। तो यही टॉपिक हमने मांग में भी पढ़े थे। पूर्ति वक्र में परिवर्तन वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन से नहीं बल्कि अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से उत्पन्न होता है। तो जब हमने ऊपर पढ़ा, जो हमने पूर्ति मात्रा में परिवर्तन पढ़ा, तो आपने यहाँ देखा कि परिवर्तन किस में आया है? कीमत में। ये देखिए कीमत यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी हो गई। तो परिवर्तन किस में है? कीमत में। जबकि जो पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है वहाँ कीमत क्या रहती है? स्थिर। और परिवर्तन किस में आता है? अन्य कारकों। अब अन्य कारक क्या होते हैं? जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, कर में परिवर्तन या विशेष अवसर इत्यादि में परिवर्तन आने से जो संपूर्ण पूर्ति वक्र है वही शिफ्ट हो जाता है। अब 7.5 जो रेखा चित्र दिया गया है उसके ए से स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन में सुधार के फलस्वरूप बिना वस्तु की कीमत बढ़े, तो इसका मतलब बिना वस्तु की कीमत बढ़े तो कीमत यहाँ क्या है? स्थिर रहेगी। और उसकी पूर्ति मात्रा जो Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। जो पूर्ति वक्र है वह नीचे शिफ्ट होना अर्थात पूर्ति में वृद्धि को दर्शाती है। तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो ये पूर्ति वक्र नीचे शिफ्ट होना में बता रहा है, जिसमें पूर्ति में वृद्धि हो रही है। तो इस डायग्राम में ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष है, जहाँ पे वाई अक्ष में तो प्रति पैकेट कीमत दी गई है और एक्स अक्ष पर मात्रा दी गई है। पहले हम किस बिंदु पर थे? इस बिंदु पर थे। ये कीमत है और ये Q है और ये हमारा सप्लाई वक्र है। ये हमारा सप्लाई वक्र है। तो यह कीमत क्या है? स्थिर है। अब क्या होता है? पूर्ति की मात्रा S से S1 हो जाती है। तो कीमत तो यहाँ क्या है? ये देखिए कीमत तो बिल्कुल स्थिर है। कीमत के स्थिर रहने पर अब परिवर्तन किस में आया? अन्य कारकों में परिवर्तन आया। तो अन्य कारकों में परिवर्तन आने से जो मात्रा है, पूर्ति मात्रा, वह पहले Q थी, अब Q1 हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गई। तो अन्य कारकों में परिवर्तन आने से जो SS वक्र है वह S1 हो गया। तो जो संतुलन है वह संतुलन भी क्या था? पहले क्या था? E था, अब हो गया E1। तो संतुलन बिंदु भी चेंज हो गया। तो जो ये S1 बता रहा है ये अन्य कारकों में परिवर्तन आने से पूर्ति में वृद्धि को बता रहा है। तो जो पूर्ति वक्र है वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। तो जो ये नीचे की ओर शिफ्ट होना पूर्ति में वृद्धि को बताता है। इसके बाद है कि पूर्ति वक्र के बिंदु E1 तक दर्शाया गया है। इसी प्रकार उत्पादन लागत बढ़ने पर उसका पूर्ति वक्र ऊपर शिफ्ट हो जाता है, अर्थात पूर्ति में कमी हो जाती है, जिसे रेखा चित्र 7.5 में
बी में एस एस वक्र के ई से एस एस पूर्ति वक्र के बिंदु E1 तक दर्शाया गया है। पूर्ति मात्रा Q से घटकर Q1 हो जाती है। तो जस्ट जो पूर्ति में वृद्धि का वक्र है, जस्ट इसका अपोजिट ये वाला वक्र है, इसमें हमें ये दिखाया गया है कि जो बाजार कीमत है वह इतनी है। अब इस कीमत पर जो उत्पादन करता है इतनी पूर्ति कर रहा है, तो ये हमारा E1 बिंदु है, ई बिंदु है और इतनी सप्लाई हो रही है। अब फलस्वरूप क्या होता है, कीमत तो क्या है अभी भी स्थिर है, और परिवर्तन किस में आता है, परिवर्तन आता है अन्य कारकों में। अब अन्य कारकों में परिवर्तन आने से, मान लीजिए प्रौद्योगिकी अच्छी नहीं है, प्रौद्योगिकी खराब है, तो प्रौद्योगिकी खराब होने से क्या हुआ, जो पूर्ति की मात्रा है वो घटकर S से S1 हो जाती है। तो जो पहले ना पूर्ति Q थी अब वो हो जाती है Q1, और जो संतुलन E था वह भी संतुलन बिंदु जाता है E1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारकों में परिवर्तन आने से जो पूर्ति वक्र है वह ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम पूर्ति में कमी के नाम से जानते हैं। तो अब हमने पूर्ति वक्र में परिवर्तन शिफ्ट को समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।